दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियानी में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं और टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है, उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था मुद्रा के आधुनिक रूप। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, 52% थे इसके अंदर, तो इसके 26% हमने पार्ट 1 के अंदर इसमें क्लियर करवा दिए और बाकी के जो 26% है उनको हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, 27 नंबर का प्रश्न भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। इससे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ कलकत्ता, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ कलकत्ता। अब देखो इस प्रश्न को थोड़ा समझते हैं। भारत में स्थापित प्रथम बैंक यानी कि जो बैंक भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ, तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी सन 1770 के अंदर। लेकिन ये स्थापना भारतीय लोगों द्वारा नहीं की गई थी, ये एक प्रकार से विदेशी पूंजी से स्थापित बैंक था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था, यानी वह बैंक जो भारतीयों द्वारा संचालित था जिसके अंदर भारतीय लोगों की पूंजी लगी हुई थी। अवध बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता। इसका राइट आंसर आ जाएगा अवध बैंक। अवध बैंक है वो पहला बैंक था जिसके अंदर भारतीयों द्वारा सीमित पूंजी लगाई गई थी और इसकी स्थापना सन 1881 के अंदर फैजाबाद में हुई थी। तो दो प्रश्न अपने क्लियर हो गए। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 27। भारत में स्थापित पहला बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता 1770 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और जबकि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक यानी पहला बैंक जिसके अंदर भारतीय लोगों की भी पूंजी का कुछ अंश लगा हुआ था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अवध बैंक जिसकी स्थापना 1881 के अंदर फैजाबाद में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक, प्रश्न नंबर 28। यानी ऐसा बैंक जो पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी से संचालित था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला बैंक था जो भारतीयों द्वारा संचालित था। अब पंजाब नेशनल बैंक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 के अंदर लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया द्वारा लाहौर में की गई थी, ठीक है। तो अपने 3% यहाँ से क्लियर हो गए। भारत में स्थापित प्रथम बैंक, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक और देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता? सहकारी बैंक, अनुसूचित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। इसका राइट आंसर आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता। इसके अंदर केवल बैंकों के जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके खाते, उनके अकाउंट इनके अंदर होते हैं। आम नागरिक इनके अंदर अपना खाता नहीं खुलवा सकता। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर है 32, 32 नंबर का प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1925 में, 1955 में, 1949 में, 1921 में। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1921 के अंदर। अब देखो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 3 बैंकों को मिला के हुई थी। 3 बैंक, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक और मद्रास प्रेसिडेंसी जो बैंक थे, उन तीनों बैंकों को 1921 के अंदर मिलाया गया और उनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामक बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। यानी बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और आगे चलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो 2 प्रश्न एक साथ कवर हो रहे हैं हमारे। अगला प्रश्न जो है 33 नंबर का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को जो ये 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका राष्ट्रीयकरण करके और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है,
ठीक है, तो इसको हम क्रम से याद कर सकते हैं कि बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के तो 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 34, व्यापारिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसके बाद में दूसरे चरण के अंदर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो अपने को दोनों याद करने हैं, यानी पहले चरण के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दूसरे चरण के अंदर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो पहले चरण का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हुआ था 19 जुलाई 1969 को, और जो दूसरे चरण के अंदर जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। तो दो प्रश्न अपने को याद करने हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। दो चरण है, दोनों चरणों अपने याद करने। पहले चरण में 14 बैंक और दूसरे चरण के अंदर 6 बैंक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक व्यापारिक बैंक का प्रकार है? भाई देखो, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि वाणिज्यिक व्यापारिक बैंकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस पूरे प्रश्न को। अनुसूचित बैंक वे बैंक है जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। यानी कि वे बैंक जिनका नाम आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में है वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अब देखो, अनुसूचित बैंक में क्या होता है। देखो, आरबीआई द्वारा जो मापदंड बना रखे हैं, जो मापदंड निर्धारित कर रखे हैं, उनकी पूर्ति जो बैंक करते हैं वो अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आते हैं, और जो बैंक उन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं वो गैर अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर कुछ अंतर है दोनों में। अनुसूचित बैंक के लिए एक तो 5 लाख की आरक्षित राशि का प्रावधान है, यानी जो बैंक 5 लाख की आरक्षित राशि रखते हैं वो अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आते हैं, और जिनकी राशि 5 लाख से कम है वो गैर अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आते हैं। एक अंतर तो ये है। दूसरा, अनुसूचित बैंक हैं वो आरबीआई से ऋण ले सकते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक हैं वो आपातकालीन स्थिति को छोड़ के समान स्थिति के अंदर आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। मेन अंतर इनके अंदर ये आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है? यानी कि 3 कार्य व्यापारिक बैंकों के हैं और एक कार्य नहीं है, वो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, जमाएं स्वीकार करना व ऋण प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, व्यापारिक बैंकों का ये मुख्य कार्य है कि जनता की जमा स्वीकार करना, उनके पैसे जमा कराते हैं उनको स्वीकार करना और आवश्यकतामंद व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी, मोबाइल व इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी, साख निर्माण व क्रेडिट कार्ड सुविधा, साख निर्माण करते हैं ये आरबीआई, ये इनकी व्यापारिक बैंकों की मुख्य विशेषता है। बिल्कुल सही बात है। ये जनता का पैसा जो होता है वो कुछ अपने पास के अंदर रिजर्व रखते हैं और बाकी को वापस लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए लगा देते हैं। ऑप्शन सी, साख का नियंत्रण करना, ये गलत बात है, ये व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साख का नियंत्रण करना, क्योंकि साख नियंत्रण का कार्य है वह भारतीय रिजर्व बैंक का है। भारतीय रिजर्व बैंक है वह साख नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति अपनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, व्यापारिक बैंकों में किस प्रकार के खाते की सुविधा होती है? ऑप्शन ए, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी व्यापारिक बैंकों के अंदर 3 प्रकार के अकाउंट हैं, वो होते हैं, नंबर 1 बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता। तीनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं चालू खाते की। चालू खाते के अंदर हम कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं होती है, और यह खाता विशेष रूप से जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो ओपन करवाते हैं।
क्योंकि उनका लेन देन है वो ज़्यादा चलता रहता है, तो बेरोक टोक वो इसके अंदर से लेन देन है वो अनलिमिटेड रूप से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं होती है। इसलिए ये बिजनेसमैन वगैरह हैं, ये चालू खाते अपने ओपन करवाते, चालू खाते अपने बैंकों के अंदर रखते हैं, और इन खातों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है। दूसरा है बचत खाता। बचत खाते के अंदर थोड़ा सा ब्याज मिलता है, ब्याज दर होती है लेकिन कम होती है। इसके अंदर एक निश्चित अवधि के अंदर, एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। और बचत खाता मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि सामान्य और मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बचत खाता खुलवाते हैं। तीसरा है सावधि जमा खाता, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट एफडी भी कहते हैं। ये एक लंबी अवधि के लिए अपना धन जमा करवाया जाता है, एक साथ भी जमा करवा सकते हैं या फिर हम किस्तों के अंदर भी जमा करवा सकते हैं। और सावधि जमा खाते के अंदर ब्याज दर सर्वाधिक होती है। भैया आज तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल जाम हो रहा है नाक गला, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रही होगी मेरी आवाज़। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38। व्यापारिक बैंक अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को जमा धन से अधिक राशि निकालने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मांग जमा, अधिविकर्ष, पूंजी जमा या व्युत्पन्न जमा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिविकर्ष। यानी व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपने ग्राहकों को, जो उनके बहुत ही जाने पहचाने, उनके बहुत ही रेपुटेटेड, उनके बहुत ही रिस्पेक्टेड उनके जो ग्राहक होते हैं, उनको वो जमा धन से अधिक राशि निकालने की सुविधा दे देते हैं, यानी ओवरड्राफ्ट। जितनी राशि है उससे ज़्यादा, अधिविकर्ष। तो इसको हम अधिविकर्ष की सुविधा किन को प्रदान करते हैं? वो अधिविकर्ष की सुविधा वे कहने को तो प्रतिष्ठित ग्राहकों को प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर उद्योगपति वगैरह और जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए बैंक करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अधिविकर्ष, यानी कि अपने ग्राहकों को जमा धन से अधिक राशि निकालने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उसे अधिविकर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39, 39 नंबर का प्रश्न है। बैंक किस चेक का भुगतान चेक में अंकित नाम वाले व्यक्ति के खाते में करता है? देखो प्रश्न को दोबारा पढ़ो। बैंक किस चेक का भुगतान है, यानी किस प्रकार के चेक का भुगतान चेक में अंकित नाम वाले व्यक्ति के खाते में करता है? ऑप्शन देखो, वाहक चेक, ड्राफ्ट चेक, रेखांकित चेक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले इसका राइट आंसर देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेखांकित चेक। देखो भाई, दो प्रकार के चेक होते हैं। एक चेक होता है जिसके हम लेफ्ट साइड के अंदर कोने के अंदर दो लाइन, दो रेखा खींच देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से वो चेक बनाया गया है, वह व्यक्ति उस चेक को अपने खाते के अंदर ही जमा करवाना पड़ता है, पैसे खाते के अंदर ही आएंगे। इसको हम कहते हैं रेखांकित चेक, उसके ऊपर रेखा अंकित कर दिया हमने। और एक चेक ऐसा होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई साइन नहीं होता है, केवल जिस व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं उसका नाम उसके अंदर होता है। उस चेक को हम कहेंगे वाहक चेक। मतलब वाहक चेक है वह जिस व्यक्ति के नाम हमने चेक जारी किया है, वह व्यक्ति बैंक में उसको जमा करा के और कैश रुपए प्राप्त कर सकता है। इसे हम वाहक चेक कहेंगे। जबकि रेखांकित चेक है वो बैंक अकाउंट में ही लगता है, उसके पैसे उसे कैश नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। निम्न में से कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण प्रदान करता है लंबी अवधि के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भूमि विकास बैंक, ग्रामीण बैंक। इसका राइट आंसर आ जाएगा भूमि विकास बैंक। यानी भूमि विकास बैंक मुख्य रूप से किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वाणिज्यिक बैंक शाखा सृजन करते हैं। कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, किस आधार पे करते हैं वाणिज्यिक बैंक? देखो भाई, एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर और बता दूं। एक तो हम बैंकों का विभाजन है आरबीआई के अनुसार तो दो भागों में कर सकते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है। और दूसरा विभाजन हम इनके स्वामित्व के आधार पर भी तीन भागों में कर सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। वे बैंक जिनके अंदर 50% से अधिक पूंजी सरकार की लगी हुई हो, वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। और जिनके अंदर 50% से कम पूंजी, जिसके अंदर 50% से अधिक पूंजी है, वो निजी क्षेत्र की अगर लग रही है, उन्हें निजी क्षेत्र के बैंक कहेंगे। और वे बैंक जिसके मुख्यालय तो विदेशों में है और जिनकी शाखा अपने देश के अंदर खुली हुई है, उनको हम विदेशी बैंक के नाम से जानते हैं। चलो हम 41वां प्रश्न देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक है वो शाखा सृजन कैसे करते हैं, किस प्रकार से वो शाखा सृजन करते हैं ऋण देने के लिए? ऑप्शन ए,
नगद आरक्षण अनुपात के आधार पर, मतलब सीआरआर के आधार पर। ऑप्शन बी अपनी जमा के आधार पर। ऑप्शन सी सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर के आधार पर। और ऑप्शन डी अपनी परिसंपत्तियों के आधार पर। इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अपनी जमा के आधार पर। यानी कि जो मांग जमा होती है, जो जनता द्वारा जो पैसे बैंक में जमा कराए जाते हैं, उनका कुछ भाग है वो अपने पास एसएलआर, कुछ भाग सीआरआर के रूप में रख के बाकी सभी पैसों से वाणिज्य बैंक है वो शाखा सृजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी अपने जमा के आधार पर। इसकी व्याख्या देखो कि बैंक अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत तो नकदी के रूप में रखते हैं और बाकी ऋण प्रदान करने के काम में लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है। देखो, दो प्रकार की मुद्रा होती है, अनिवार्य मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा। अनिवार्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता, जैसे भारतीय करेंसी, ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता। जब ऐच्छिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो सामने वाला की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है वो ले या नहीं ले। देखो अब इसके अंदर कि कौन सा ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है। एक तो होगा करेंसी नोट, चेक, बैंक ड्राफ्ट और हुंडी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करेंसी नोट। ये अनिवार्य मुद्रा है, जबकि चेक, बैंक ड्राफ्ट और हुंडी ये सभी ऐच्छिक मुद्रा है। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करना या न करना प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो चाहे तो चेक ले ले, वरना चाहे तो मुझे कैश चाहिए, वो मना कर सकता है चेक लेने के लिए, वो डीडी लेने के लिए, वो बैंक ड्राफ्ट लेने के लिए मना कर सकता है कि नहीं मैं तो भाई कैश में लूंगा, मैं तो चेक में लूंगा। ठीक है, तो ये ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43, बैंक बाजार में साख का अधिक प्रसार करने के लिए निम्न में से क्या कदम उठा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से समझना है इसको। प्रश्न दोबारा पढ़ो। बैंक बाजार में साख का अधिक प्रसार करने के लिए, यानी बाजार में पैसा फैलाने के लिए बैंक क्या कदम उठा सकता है। देखो हम एक एक करके देखते हैं और एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। सीआरआर व एसएलआर को कम करना, कि बैंक है, आरबीआई है, वो सीआरआर और एसएलआर को कम करके बाजार के अंदर साख का प्रसार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है वो अब हम समझते हैं। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात, यानी सीआरआर वह दर है, वह राशि है जो सभी व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के अंदर जमा करानी पड़ती है नगद के रूप में। तो अगर सीआरआर को कम कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकों को अपना कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो ज़्यादा लोगों को ऋण देंगे, मार्केट के अंदर साख का प्रसार अधिक करेंगे। बिल्कुल सही है। यही बात एसएलआर के ऊपर लागू होती है। एसएलआर क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि वह पूंजी, वह अंश, कुछ अंश अपने पूंजी का व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है, उसको एसएलआर कहते हैं। अगर एसएलआर को व्यापारिक बैंक कम करेंगे, यदि अपने पास कम पैसा रखेंगे, तो सीधी सी बात है ज़्यादा पैसा उनके पास होगा और वो ज़्यादा मात्रा में साख का सृजन कर सकते हैं। तो इससे भी ये भी साख प्रसार के अंदर सहायता करेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि सीआरआर और एसएलआर को कम करके व्यापारिक बैंक है वो साख का प्रसार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आगे देखो, दूसरा ऑप्शन है रेपो दर कम करना। भाई रेपो दर क्या होती है? रेपो दर है वह दर जिस दर पर आरबीआई है वह व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, ऋण देता है। अगर रेपो दर कम करेगा, मतलब कि आरबीआई व्यापारिक बैंकों को कम दर के ऊपर उधार देगा, तो सीधी सी बात है व्यापारिक बैंक ज़्यादा कर्ज लेंगे। और अगर आरबीआई है वो व्यापारिक बैंकों को कम दर पर ऋण उपलब्ध करा रहा है, तो जाहिर सी बात है व्यापारिक बैंक भी कम दर के ऊपर जनता को देंगे। और जब कम दर के ऊपर जनता को अगर ऋण देंगे व्यापारिक बैंक, तो ज़्यादा जनता ऋण लेगी, बाजार में पैसा ज़्यादा फैलेगा, साख का प्रसार होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा, रिवर्स रेपो दर को कम करना। अब देखो रिवर्स रेपो दर क्या होती क्या है, पहले ये समझो। वह दर जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों की जमा स्वीकार करता है। अगर रिवर्स रेपो दर को कम कर देंगे, मतलब व्यापारिक बैंक जो आरबीआई के पास पैसा जमा कराएंगे उसके ऊपर अगर कम ब्याज दर देगा आरबीआई, तो सीधी सी बात है कि व्यापारिक बैंक है उनके पास ज़्यादा पैसा जमा नहीं कराएगा। जब उसको ज़्यादा ब्याज दर ही नहीं मिल रही तो वो पैसा जमा क्यों कराएगा? तो वो जनता को ऋण देना ज़्यादा पसंद करेगा। तो इससे भी बाजार के अंदर साख का प्रसार होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण की मात्रात्मक परिमाणात्मक विधि नहीं है? यानी देखो भाई, आरबीआई है वो साख नियंत्रण की दो विधि अपनाता है, मौद्रिक नीति अपनाता है, लेकिन मौद्रिक नीति के अंतर्गत भी वो दो प्रकार की विधि अपनाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो देखो मात्रात्मक के अंदर तो क्या आएगा, विभिन्न प्रकार की दरों को कम और ज्यादा करना, ठीक है। तो इसके अंदर हमें छांटना है कि कौन सा साख नियंत्रण की आरबीआई द्वारा अपनाई गई मात्रात्मक विधि नहीं है, यानी तीन विधि मात्रात्मक है। देखो, बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है, इनके दरों में परिवर्तन करके साख को कम या ज्यादा किया जा सकता है। सीआरआर, एसएलआर में परिवर्तन करके इनकी मात्रा में परिवर्तन करके ये भी मात्रात्मक परिवर्तन है। और खुले बाजार की क्रिया, ये भी एक प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव है यह आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणात्मक चयनात्मक विधि नहीं है? यानी कि तीन विधि हैं वो साख नियंत्रण की, कैसी विधि, गुणात्मक विधि है और एक है मात्रात्मक, उसे हमें अलग करना है। नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं, प्रचार और साख के राशन। इसका राइट आंसर आ जाएगा खुले बाजार क्रियाएं, क्योंकि खुले बाजार की क्रियाएं हैं ये आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई मात्रात्मक विधि है, जबकि बाकी तीन, नैतिक दबाव, प्रचार और साख के राशनिंग, यह गुणात्मक विधि है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46, बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंकों की आय कहाँ से होती है, कमाई कहाँ से होती है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, यानी कि जो सामान्य लोग जिनके अकाउंट होते हैं वो उनकी जो जमा स्वीकार करता है उनके ऊपर बैंक है वो कम ब्याज दर देता है, ठीक है। और जबकि जो लोग ऋण लेते हैं उनसे वो ज़्यादा ब्याज दर वसूल करता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि सामान्य जनता से कम ब्याज दर पर पैसा लेकर और आवश्यकतामंद लोगों को अधिक ब्याज दर पर पैसा देते हैं, बीच का जो अंतर है वही बैंक की आय का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47, किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करना कहलाता है? अगर हम किसी मुद्रा का मूल्य है वो दूसरी मुद्रा की तुलना में जानबूझ के कम कर देते हैं, उसकी अहमियत को कम कर देते हैं, उसके मूल्य को कम कर देते हैं, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? भाई अच्छे से समझना, ये 3-4 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आ गया मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवमूल्यन। अब इसको अच्छे से समझो। अवमूल्यन का मतलब किसी मुद्रा के मूल्य को दूसरी मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम कर देना। पहली बात तो हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों किया जाता है। व्यापार के अंदर जब स्थिति प्रतिकूल बन जाती है, यानी कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में किया जाता है, जब किसी देश का आयात ज़्यादा है, निर्यात कम हो रहा है, देश का पैसा विदेशों में ज़्यादा जा रहा है, व्यापारिक घाटा आ रहा है, उस समय मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें याद करते हैं कि एक तो मुद्रा अवमूल्यन से क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, और अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। तो भारत में अब तक 1949, 1966 और 1961 के अंदर 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। 1949 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए 1949 के अंदर मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। 1966 के अंदर जब भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध के बाद देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई, तब मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। और 1991 के अंदर जब देश के ऊपर आर्थिक संकट आया, नई आर्थिक नीति लाई गई, उस समय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इसका असर क्या होता है। जब हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो उससे हमारा आयात है वो हतोत्साहित होता है और निर्यात प्रोत्साहित होता है। मतलब आयात कम हो जाता है, निर्यात बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। मान लो अमेरिकी डॉलर और भारतीय जो मुद्रा है रुपया, इसका विनिमय जो दर है वो मान लो $1 है वो 70 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब भारतीय मुद्रा का हम अवमूल्यन करेंगे तो 70 रुपये की बजाय 100 रुपये कर देंगे। भारतीय मुद्रा का मूल्य हमने घटा दिया, इसे अवमूल्यन कहते हैं। यानी $1 की कीमत जो भारत का 70 रुपये के बराबर थी वो हमने अवमूल्यन करके 100 रुपये के बराबर कर दी, यानी मुद्रा के मूल्य को हमने कम कर दिया। अब $1 की कीमत तो 70 रुपये नहीं 100 रुपये होगी।
अब इसे देखो क्या होगा, इससे आयात हतोत्साहित होगा, आयात कम होगा। कैसे होगा कि वहाँ से $1 के अंदर हम कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं, वहाँ से $1 की कोई चीज़ आ रही है, वो पहले अपने देश के अंदर ₹70 की मिल जाती थी, और अब वही चीज़ अगर ₹100 की मिलेगी, तो सीधी सी बात है यहाँ के लोग उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आयात है वो हतोत्साहित होगा। और निर्यात का प्रोत्साहन कैसे मिलेगा कि पहले यहाँ से हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, ₹70 की कोई चीज़ बेच रहे हैं, $1 के अंदर बिक रहे हैं वहाँ पे, और अब ₹70 की चीज़ है वो $1 से भी कम के अंदर बिकेगी, क्योंकि ₹100 की चीज़ $1 की बिकेगी तो 70 के कम में बिकेगी, तो सीधी सी बात है कि विदेशियों को वो सामान है वो सस्ता प्राप्त होगा, तो निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापार घाटा कम होगा। ठीक है, तो इसलिए अवमूल्यन है उसका मुख्य उद्देश्य है वो आयात को हतोत्साहित करना और निर्यात को प्रोत्साहन करना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर थोड़ा आप करेक्शन कर लो, बुक में आंसर ए दे रखा है, ए को काट के सी कर लो। 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली प्रारंभ हुई। जो 16 आने वगैरह वो चलते थे वो मुद्रा बंद हो गई, और अब 1, 2, 5, 10, 25, 50 पैसे स्टार्ट हुए 10 के गुणज के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय करेंसी नोट व उन पर छपी फोटो के संबंध में असुमेलित है। देखो भाई, वर्तमान में जो सभी भारतीय करेंसी नोट चल रहे हैं उनके पीछे किसी न किसी ऐतिहासिक जो अपनी धरोहर है उनके चित्र अंकित हैं, तो ये अपने को सारे याद करने हैं। इनके अंदर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ₹100 के नोट के ऊपर कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं है, जबकि रानी की बाव जो गुजरात में है उसका चित्र अंकित है। तो ये अपने को सारी चीज़ें याद करनी है कि किस नोट के पीछे किस स्थान की फोटो है वो अंकित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50, सबसे संकीर्ण मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए M1, M2, M3, M4। इसका राइट आंसर पहले हम देखते हैं M1। M1 सबसे संकीर्ण मुद्रा है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, सबसे इसकी आपूर्ति सबसे तरल है, 100% ये बिल्कुल तरल माप है इसका। अब तरल माप कैसे कहेंगे हम कि इसकी आपूर्ति है वो बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि M1 के अंदर जनता के पास जो धन है वो, और जनता का बैंकों के पास जो जमा धन है जिनको हम जब चाहें तब हम प्राप्त कर सके, उसको हम सबसे तरल माप कहते हैं। और अर्थशास्त्र की भाषा के अंदर इसे हम संकीर्ण मुद्रा कहेंगे। ठीक है, यानी जो मुद्रा जितनी ज़्यादा तरल होगी उसमें तरलता का गुण होगा, उतनी ही वह अर्थशास्त्र की भाषा के अंदर संकीर्ण मुद्रा कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे तरल मुद्रा का माप है M1, क्योंकि इसके अंदर जनता के पास जो मुद्रा है कैश में वो, और बैंकों के पास जो जमा धन है वो, यानी कि ये सारी मुद्रा है, इसे हम जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे हम M1 है उसको संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, सबसे तरल माप कहते हैं इसको। और जबकि सबसे विस्तृत मुद्रा है वह M3 है, क्योंकि M3 के अंदर M1 भी शामिल है और साथ में बैंकों की सावधि जमा भी है। इसमें दोनों प्रकार के यानी सबसे तरल और सबसे अतरल मुद्रा दोनों शामिल है, इसलिए इसे M3 है, इसे सबसे विस्तृत मुद्रा के नाम से जानते हैं। और जो अपना 52वां जो अपना प्रश्न है वो भी यही है, ये मुद्रा की आपूर्ति की माप के संबंध में सत्य कथन है वो हमें छांटना है। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी सही है। ये प्रश्न अक्सर है तो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा आ सकता है, तो इनके अंदर अपने को याद करना है 2 पॉइंट। पहला प्रश्न यही बनता है, सबसे संकीर्ण मुद्रा कौन सी है? M1। ठीक है, और सबसे तरल मुद्रा भी यही है, और सबसे विस्तृत मुद्रा है वो M3 है। इसमें क्या क्या शामिल होता है वो सारे 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है। तो ये अपना टॉपिक है मुद्रा के आधुनिक रूप, ये अपना समाप्त हो गया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो वीडियो को शेयर करें, लिंक शेयर करें। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ तबीयत खराब होने के बाद भी अच्छे से अच्छा आप तक जानकारी पहुँचाने की। और देखो, निश्चित रूप से मेरी कोशिश ये है कि अपनी वन लाइनर बुक, अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक, साथ में अपने वीडियो, इनसे बाहर कुछ भी पेपर के अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर आप वन लाइनर बुक नहीं भी पढ़ी हो तो अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप ये जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ इसको भी अगर आपने अच्छे से सुन लिया, और साथ में अगर पेन कॉपी लेके बैठे जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ उसको भी अगर नोट कर लिया, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एग्जाम के बाद में सच में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप निकाल के दोगे। और एक अपना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेंबर बहुत कम होते जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखो। और सभी मेंबर से निवेदन है कि कम से कम 10-10 मेंबर